अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त जो है खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला खैर वफीयत रखे, जहाँ रहें आप खुश रहें। अच्छा, एंड ग्रीटिंग्स टू एवरीवन एंड मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अच्छा, आज जो मेरा ट्यूटोरियल होगा वो होगा कि टक्स का जब आप प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उसके लिए कौन-कौन सी सेटिंग्स की आपको ज़रूरत होती है, ताकि जब आप अपना प्रोजेक्ट शुरू करें तो पहले से आपने जो सेटिंग है सारी वो दुरुस्त कर ली हों, जो ठीक कर ली हों, ठीक है? तो हम इसमें हम सप्लाई एयर की सेटिंग देखेंगे, एग्जॉस्ट एयर की सेटिंग देखेंगे, रिटर्न एयर की सेटिंग देखेंगे, साइज़िंग वगैरह की बात होगी, ठीक है? उसके बाद एंगल्स वगैरह, एल्बोज़ की एंगल्स वगैरह उनकी बात होगी, ठीक है? तो इसमें डिफरेंट चीज़ें जो है कवर करेंगे, जो इब्तिदाई मराहिल में जब आप कोई भी रेविट का, एमईपी का, एचवीएसी का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो आपको किन-किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले हम जो है थोड़ी-सी बेस अपनी बना देते हैं, चीज़ों को देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। What are project setting HVC in Revit MEP? Project setting HVC in Revit MEP refers to the configuration of settings that control the behavior and calculation for heating, ventilation, and air conditioning HVAC system in a project. These settings define how Revit MEP calculate and display HVAC related data such as airflow, pressure drop, and डक्ट साइजिंग, ठीक है? तो ये तो आपकी इंट्रोडक्शन होगी कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी प्रोजेक्ट की सेटिंग आपकी दुरुस्त सिमत में हो, ताकि आप जब कोई भी चीज़ ड्रॉ करना चाहें या डक्ट ड्रॉ करें, चाहे वेंटिलेशन का हो, चाहे हीटिंग का हो, चाहे कूलिंग का हो, सिस्टम हो, तो उसकी सारी सेटिंग जो है दुरुस्त हो, आपकी रिक्वायरमेंट और आपके डिज़ाइन के मुताबिक। व्हाई डू वी नीड प्रोजेक्ट सेटिंग एचवीएसी? एक्यूरेट कैलकुलेशन, ताकि एक्यूरेट कैलकुलेशन हो। एचवीएसी setting ensure that Revit MEP perform accurate calculation for airflow, pressure drop, and energy consumption, which is critical for designing efficient HVAC system. दूसरा है consistency. Project setting ensure consistency in HVAC design and calculation throughout the project, reducing error and inconsistencies. ठीक है, यानी आपकी एरर्स कम हो जाती हैं, यानी कंसिस्टेंट रहते हैं ना आप। प्रोजेक्ट सेटिंग इंश्योर कंसिस्टेंट एचवीएसी डिजाइन, ठीक है? उसके बाद तीसरा है कंप्लायंस। एचवीएसी सेटिंग्स हेल्प इंश्योर कंप्लायंस विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। जो आपके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होती हैं, जो आपके कोड्स होती हैं, जो आपकी रेगुलेशन होती हैं अशरे और स्मैकना के मुताबिक, ठीक है, वो फॉलो कर रही होती हैं सेटिंग्स आपकी। चौथा है कोलैबोरेशन। स्टैंडर्डाइज्ड एचवीएसी सेटिंग फैसिलिटेट कोलैबोरेशन अमंग टीम मेंबर्स एंड स्टेक होल्डर, ensuring everyone is working with the same assumption and criteria, ठीक है? तो इसमें कोलैबोरेशन में ये होता है कि आप जब डाटा शेयर कर रहे होते हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ, तो आपका जब डाटा शेयर हो रहा था वो सारी चीज़ों का ख्याल रखता है कि सारे जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं जो आपने शुरू में सेट किए थे उनको फॉलो किया जा रहा है। 5 है एफिशिएंट डिजाइन। By defining HVAC setting, you can optimize system design, reduce energy consumption and minimize cost, ठीक है? अब आपका जो डिजाइन होता है वो ज़ाहिर है जब आप शुरू करें कोई भी प्रोजेक्ट, तो आपकी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि आपका डिजाइन एफिशिएंट हो, ताकि आपकी जो ऑप्टिमाइजेशन है सिस्टम डिजाइन की, एनर्जी एनालिसिस की या एनर्जी कंजम्पशन की, वो कम से कम हो और आपका कॉस्ट जो है वो कम से कम जो है उसके उस पे लगे। व्हाट कैन यू कॉन्फ़िगर एंड प्रोजेक्ट सेटिंग एचवीएसी? डक्ट साइजिंग आप कर सकते हैं कैलकुलेशन मेथड के साथ, ठीक है? उसका पाइप साइजिंग आप कैलकुलेशन मेथड के साथ कर सकते हैं। एयर फ्लो फ्लो का कंट्रोल आप कर सकते हैं, उसकी प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन, एचवीएसी सिस्टम टाइप एंड कॉन्फ़िगरेशन आपको कंट्रोल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन एंड लाइनिंग सेटिंग वो आप जो है उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एनर्जी एनालिसिस सेटिंग और एनर्जी एनालिसिस सेटिंग भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। By configuring these settings, you can ensure that your Revit MEP project is designed, analyzed accurately, efficiently, and in compliance with industry standards. ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के एंड
मुताबिक होता है। तो अब चलते हैं हम रेविट की तरफ, और रेविट में जाके हम देखते हैं कि हम किस तरह से जो है सेटिंग जो है रेविट के अंदर किस तरह से हम सेटिंग को कंट्रोल कर रही है। इसमें बहुत सारी चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी जो एनर्जी एनालिसिस की चीज़ें हैं तो वो ऑलरेडी मैंने बहुत सारी कवर कर दी हुई है, उसके ऑलरेडी मैंने ट्यूटोरियल्स अपलोड कर दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो आपके ड्राफ्टिंग जो स्टैंडर्ड्स होती हैं वो किस तरह से होंगे, उनको किस तरह से आप कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अगर आप सिस्टम टैब में चलेंगे, बेसिकली सिस्टम टैब होता है एचवीएसी के लिए, प्लम्बिंग के लिए या एमवीपी के लिए। इसमें इलेक्ट्रिकल कवर होता है, प्लम्बिंग कवर होता है, ठीक है, मैकेनिकल कवर होता है, सारी चीजें इसके अंदर ना कवर हो रही होती हैं। तो अगर आपने इस मैकेनिकल सिस्टम में किसी में भी एमवीपी में काम करना है तो आपको सिस्टम का टैब है उसको दबाना है, ठीक है। ताकि सिस्टम का टैब टैब दबाएंगे तो फिर आपका जो है ये सारी चीजें आपके पास आएंगी। ये यहाँ पे देखें ना, आपके पास इलेक्ट्रिकल भी आ रहा है, प्लम्बिंग एंड पाइपिंग भी आ रहा है, मैकेनिकल भी आ रहा है, फैब्रिकेशन पी एंड आईडी कोलैबोरेशन भी आ रहा है, एचवीसी भी आ रहा है। तो आप सारी जो आपकी एमवीपी से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी आपके पास यहाँ आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपने सेटिंग्स करनी है तो यहाँ पे देखिए छोटा सा एरो बना होता है, ठीक है। अगर इसको आप दबाएंगे तो आपका सेटिंग का जो डायलॉग बॉक्स है आपके पास सामने हाईलाइट होके आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। ये यहाँ से भी आप ले सकते हैं और ये मैनेज से भी आप ले सकते हैं। मैनेज में चले जाएं तो यहाँ पे एमईपी सेटिंग्स है, ठीक है। एमईपी सेटिंग में मैकेनिकल सेटिंग में चले जाएं तो आपके सेम डायलॉग बॉक्स यहाँ से भी आ जाता है। तो यहाँ आपके पास दो तरीके होते हैं, जिन इन दोनों तरीकों में से आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगता है, जो आपको सही लगता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप डक्ट लाइनिंग, डक्ट हिडन लाइंस होती हैं, देखिए हिडन लाइंस, हिडन लाइन में आपने क्लिक किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपके पास हिडन लाइन नजर आ रही है, देखिए जो एचबीसी का लेआउट बना हुआ उसके अंदर हिडन लाइन आपकी डॉटेड नजर आ रही है। अगर फर्ज करें इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, तो ये देख लें आपके पास हिडन लाइन यहाँ पे नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो उसके बाद दोबारा हम मैकेनिकल सेटिंग में जाते हैं, ठीक है, इसको ऑन कर देते हैं, ठीक है। ये हमें ज़रूरी चाहिए क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि प्लान जो है वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे, प्रोटोकॉल को फॉलो करे, और हिडन लाइन हमें नज़र आनी चाहिए कि हिडन लाइन कहाँ पे है। ये जो बेहतरीन तरीका होता है आपकी ड्राइंग का रिप्रेजेंट करने के लिए, ड्राइंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। लाइन स्टाइल आपका आ जाता है, ठीक है। आपके पास लाइन स्टाइल किस तरह का होगा, इलेक्ट्रिकल पावर, एच एम डिटेल मीडियम, ठीक है। तो आप लाइन स्टाइल किस तरह का आपका, तो मैकेनिकल जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इनसाइड गैप, गैप कितना होगा आपका, जो गैप आप देना चाहते हैं, ठीक है। कोई भी अब डक्ट्स आपके आ रहे हैं, कोई भी आपके जो है चीजें आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे पाइप पे तो वैसे मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम एचवीसी की डिस्कशन कर रहे हैं तो हम एचवीसी की सेटिंग को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आउटसाइड गैप, बाहर वाला गैप कितना आपका होना चाहिए, सिंगल लाइन गैप आपका कितना होना चाहिए, ठीक है। इनसाइड गैप, आउटसाइड गैप और सिंगल लाइन, इनका भी आपने जो है ख्याल रख। अच्छा, ये जो अभी मैंने टर्मिनोलॉजीज आपके सामने जो बोली है ना, जिसमें इनसाइड गैप है, आउटसाइड गैप है, सिंगल लाइन है, मैं चाहता हूँ इसकी थोड़ी सी ना मजीद तफसील आपको बता दूं ताकि आपको चीज़ों की समझ आ जाए। इनसाइड गैप सेटिंग इन रेविट एमईपी स्पेसिफाई द साइज ऑफ द गैप, यानी आपका जो साइज होता है ना वो गैप का बता रही होती है। फॉर द लाइन दैट अपीयर विद इन ए क्रॉसिंग सेगमेंट, मैंने कोई भी आपका जो है दो लाइनें जो है क्रॉस कर रही है तो उसके अंदर जो है दरमियान में गैप कितना होगा वो बेसिकली बताया जा रहा होता है। यहाँ पे देखें ना, इस फिगर के अंदर आपको नजर आ रहा है जो ग्रीन आपका ग्रीन है और सियान है, इसके दरमियान में जो इनसाइड गैप है ना वो कितना होना चाहिए, ठीक है। उसको आपका कितना मेंटेन होना चाहिए ताकि एक से दूसरा, और यहाँ पे देख लें अगर ये सयान रेड सा आ रहा है, ग्रीन सा आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनसाइड गैप बिना पाइप आ रहा है तो पाइप और डक्ट के मान जो इनसाइड गैप कितना होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली वो इनसाइड गैप होता है जो बता रहा होता है आपको कि वो कितना आपने रखना है ताकि वो जो है एक से दूसरी चीज एक दूसरे के दरमियान जो है क्लैशेज ना आए, जो है उसके दरमियान जो है टकराव ना आए। अच्छा, इसके बाद ना ये देखिए इसके बाद आपका मैंने आपको आउटसाइड गैप बताना, इनसाइड गैप मैंने आपको बता दिया, आउटसाइड गैप है डिफाइन द गैप ऑन द आउटसाइड ऑफ द मेन क्रॉसिंग डक्ट या पाइप वेयर द हिडन लाइन अपेयर, जहाँ पे हिडन लाइन आपकी अपेयर हो रही होती है वहाँ आउटसाइड जो मेन क्रॉसिंग डक्ट होता है या पाइप होता है उसका जो है गैप दिखाया गया है, ठीक है। इनसाइड आपने जो है मैंने आपको बताया डिफाइन द गैप विद इन द क्रॉसिंग एलिमेंट जो क्रॉस कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर सिंगल लाइन डिफाइन द गैप फॉर द सिंगल हिडन लाइन, ठीक है, अगर सिंगल हिडन लाइन है तो उसका गैप इसको
जो पर्पस क्या होता है, ठीक है, पर्पस ये होता है प्रिवेंट लाइन फ्रॉम ओवरलैपिंग और लुकिंग सॉलिड्स व्हेन दे क्रॉस, क्रिएटिंग ए क्लीन लेयर्ड लुक फॉर एमईपी सर्विस इन प्लान व्यू, ठीक है। असल में तो मकसद ही वही होता है ना कि वो किसी तरह आपस से जो है ना वो टकराएं नहीं, आपस में क्रॉस नहीं करें कुछ। तो ये तो कुछ तफसीलात थी ना मैंने जो आपको बताई हैं कि आप इनसाइड गैप का क्या, इनसाइड गैप आपका क्या होता है। ये वो वाला गैप दोबारा बता देता हूँ, ये वो वाला गैप होता है कोई दो एलिमेंट जो उनके अंदर कितना दोनों के दरमियान कितना गैप होना चाहिए। आउटसाइड गैप जो है आपका बाहर वाली साइड पे जो है उसका कितना गैप आपका रहना चाहिए, ठीक है। सिंगल लाइन जो है हेडर लाइन में सिंगल लाइन जो आ रही होती है उसके अंदर कितना गैप आपके पास जो है वो मौजूद होना चाहिए। उसके बाद इन सेटिंग से बाद आपके पास डक्ट की सेटिंग्स आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें यूज एनोटेशन स्केल फॉर सिंगल लाइन फिट, ठीक है। एनोटेशन स्केलिंग आपकी किस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने एनोटेशन स्केलिंग आपने लाइन फिटिंग के लिए इस्तेमाल करनी है तो आपने चेक रखना है इसको। डक्ट फिटिंग एनोटेशन साइज, डक्ट की आपकी फिटिंग जो है, ठीक है, डक्ट फिटिंग एनोटेशन साइज आपका कितना होना चाहिए, ठीक है, उसकी साइज बता रहा है। एयर डेंसिटी आपकी क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी टोटली डिपेंड करती है आपके डिजाइन के ऊपर, आपका डिजाइन किस तरह का है और क्या आपने रखी है। एयर डायनामिक विस्कोसिटी और वेस्कस विस्कोसिटी भी आपकी जो है वो डिपेंड करती है आपके डिजाइन के ऊपर। रेक्टेंगुलर डक्ट साइज सेपरेटर, ठीक है, जब आप फर्ज करें 300 बाई 200 लिखते हैं तो बीच में क्रॉस का निशान भी दिया होता है, तो आपने कौन सा जो है साइन इस्तेमाल करना है यहाँ पे वो आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रेक्टेंगल डक्ट साइज ऑफिस शुरू में आपने क्या इस्तेमाल करना है, फर्ज करें कोई आपका डक्ट आ रहा है और शुरू में आपने कोई चीज लिखना चाहती हैं तो वो आप जो है यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर लिख सकते हैं। वो यहाँ पे जो देंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली जब आप टैग लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगा। राउंड डक्ट प्रीफिक्स, ठीक है, ये सॉफिक्स आखिर पे आता है, प्रीफिक्स शुरू में आता है, ठीक है। राउंड डक्ट साइज सॉफिक्स, अगर राउंड डक्ट है तो उसका जो सॉफिक्स क्या होगा, ठीक है, उसके लिए भी आप दे सकते हैं सॉफिक्स और प्रीफिक्स दोनों का, ठीक है। ये उसका रेक्टेंगुलर डक्ट के लिए या राउंड के लिए। डक्ट कनेक्टर सेपरेटर, ठीक है, जब डक्ट आप कनेक्टर जो कोई भी आपका आ रहा है, ठीक है, तो वो सेपरेट सेपरेट करने के लिए उसको निशान क्या आपने देना है। तो ये सारी एनोटेशन जो है ना आपने यहाँ पे दी होती है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि ये हर ऑब्जेक्ट के हर प्रोजेक्ट के लिए सेम हो, या हर प्रोजेक्ट की आपकी जो विजिबिलिटी या ये ड्राइंग को किस तरह से आप रीड करना चाहती हैं, ये उस पे टोटली डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है और वो किस तरह से रीड करना चाहता है सी। तो इस तरह से सारी आपकी एनोटेशन आ रही होंगी, ठीक है। ओवरऑल डक्ट साइज ऑफिस, ठीक है, ओवल का डक्ट ऑफिस क्या होगा वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ भी नहीं दिया, वो इसलिए कुछ नहीं दिया कि यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने शुरू में कोई चीज देनी है तो आप दे सकते हैं और आखिर पे भी जो है ना कोई चीज जो है वो आप दे सकते हैं। डक्ट राइज, डक्ट एनोटेशन साइज, डक्ट एनोटेशन की साइज क्या होगा, ठीक है, जब आपका डक्ट राइज कर रहा होगा। फ्लैट ऑन टॉप, ठीक है, फ्लैट ऑन टॉप आप यहाँ पे एफओटी है टर्मिनोलॉजी आप इस्तेमाल करते हैं। फ्लैट ऑन बॉटम, ठीक है, जैसे फ्रॉम टू बिलो फ्रॉम टू अबव होता है, ठीक है, इस तरह से सेटअप फ्रॉम टॉप, ठीक है। तो ये सारे जो है आपकी टर्मिनोलॉजी है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने जो है इसका ख्याल रखना है कि ये यहाँ पे वो सारे स्टैंडर्ड, ये सारे प्रोटोकॉल, ये सारे आपके जो भी अब कवानीन इस्तेमाल हो रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर वो यहाँ पे सारे उसी तरह से इस्तेमाल किए गए हों ताकि जब आप ड्राइंग बनाएं मॉडल करें तो यहाँ पे वो आपको विजिबल हो नजर आए आप। अच्छा, जो सबसे पहला पॉइंट है ना, यूज एनोटेशन स्केल फॉर सिंगल लाइन फिटिंग, ठीक है, आपने अगर ये चेक किया हुआ है यहाँ पे तो आपके जो ये जो आपको सिंगल लाइन के अंदर आपके कोई ड्रॉप्स होते हैं, राइजर्स होती हैं, उनके निशानात जो है ना आप ये गोल गोल देख रहे हैं, ठीक है। तो इनके बारे में ना वो कह रहा है, ठीक है, इनमें बारे में बता रहा है, ठीक है, कि आपने इसके अंदर कोई स्केल इस्तेमाल करना, यानी अगर आपका जो सिंगल लाइन डायग्राम है अगर उसका स्केल वगैरह चेंज होता है, ठीक है, आप चेंज करते हैं तो उसको भी आप चाहती हैं कि वो चेंज हो ना हो। जैसे यहाँ पे देखें अगर पढ़े हम, यूजिंग यूज एनोटेशन स्केलिंग फॉर सिंगल लाइन फिटिंग्स इन रेविट कंटेन इफ पाइप एंड डक्ट फिटिंग एल्बो टी साइज with the view annotation scale in the single line diagram, yani view annotation scale in the single line diagram, showing consistent plotted size by linking to the pipe duct fitting annotation size setting. Activate it for automatic scaling to your
चूजन साइज, यानी आप इसको ऑन रखें ताकि आपका जो स्केल है इसको कंट्रोल किया जा सके, कंट्रोल रखा जाए। When detail levels is coarse, low or deactivate to maintain a fixed size regardless of scale, which is useful for precise diagram। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते कि ये स्केलिंग वगैरह इनकी हो तो फिर आप इसे ऑफ भी कर सकती हैं। ठीक है, तो इसको ज्यादातर कोशिश करें कि ये आपका जो है इनेबल ही रहे। ठीक है, यहाँ पे जैसे चेक हुआ हुआ है तो ये आपका इनेबल रहना चाहिए। इसके इसके बाद ना आपका डक्ट फिटिंग एनोटेशन स्केल, नीचे एनोटेशन स्केल भी आपने दिया हुआ है। ठीक है ना, ये ऊपर वाले के साथ जिसमें यूज एनोटेशन स्केल फॉर सिंगल लाइन फिटिंग, इसके साथ इसका ताल्लुक होता है। और ये कितना साइज आपने रखना है यहाँ पे वो बेसिकली साइज की बात कर रहा है। ठीक है, यानी अगर आप हम पढ़े डक्ट फिटिंग एनोटेशन स्केल इन बीम सॉफ्टवेयर लाइक रेवर कंट्रोल द प्रिंटेड साइड ऑफ सिंगल लाइन डक्ट सिंबल। ठीक है, letting them adjust with the drawing scale or stay fixed, typically managed in mechanical setting under duct fitting annotation size, or by toggling use annotation scaling for single line fitting to ensure symbol look right, ठीक है, like 3 mm on paper regardless of the view scale. This is the key for clean plane showing complex system of different डिटेल लेवल। ठीक है, तो इसका जो किंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है, एनोटेशन स्केलिंग है, setting that control the size of the annotation element, text symbols relative to the drawing scale, ensuring they always plot on a consistent side on a। ठीक है, तो आपकी जो टेक्स्ट है उसको भी कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, आपकी यहाँ पे तो आपकी जो है वो आप बता रहे हैं ना ऑन करना है या ऑफ नहीं करना है, लेकिन उसके बाद एनोटेशन का स्केल कितना होना चाहिए। ठीक है, जो पहले मैंने आपको बताया वो कनेक्टर्स होते हैं, कनेक्टर के साथ जाहिर है आपकी स्केलिंग भी आ रही होती है। ठीक है, आपकी टेक्स्ट वगैरह भी आ रही होती है तो उसको भी आप कंट्रोल कर रहे होते हैं। सिंगल लाइन फिटिंग, सिंपल टेक्स्ट, सिंबल लाइन आर्क यूज एंड कॉस्ट डिटेल कॉस्ट फॉर क्लैरिटी। ठीक है, 3D ज्योमेट्री, आप सिंगल लाइन फिटिंग भी आपकी जो है वो आ रही होती है। यूज एनोटेशन फॉर सिंगल लाइन फिटिंग ऑन होनी चाहिए आपकी, यानी यहाँ पे देखें ऑन होना चाहिए। फिटिंग सिंबल ऑटोमेटिकली साइज बेस्ड ऑन द व्यू करंट एनोटेशन स्केल। फिटिंग साइज जो होते हैं ऑटोमेटिकली वो भी स्केल करता है। इफ यू चेंज द ड्राइंग स्केल द सिंबल साइज चेंजेस, यानी ग्राफिकली भी आप कंट्रोल कर रहे होती हैं और आप नॉन ग्राफिकल भी कंट्रोल कर रहे होती हैं। ग्राफिकल का मतलब है कि आपकी जो फिटिंग्स आ रही हैं वो आप कंट्रोल कर रहे हैं जो फिजिकली आपको नजर आ रही है। प्लस जो एनोटेशन, एनोटेशन मतलब कि आपके टैग या आपके टेक्स्ट या आपके जो भी वहां पे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, वो जो लिखाई है ना वो आपकी जो है कंट्रोल की जा रही होती है। ठीक है, तो इसलिए दोनों सेटिंग्स आपकी जो है ये आपने देख लेना है कि एक तो आपने ऑन रखना है कि नहीं ऑन रखना है। अगर ऑन रखना है तो फिर उसका साइज जो है वो आपने कितना। अच्छा, इसके बाद ना आपके आ जाती है एयर डेंसिटी। ठीक है, एयर डेंसिटी ये देखें यहाँ पे दी हुई 1.2026 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो रेविट में रेविट एयर डेंसिटी इज ए क्रूशियल पैरामीटर्स फॉर डक्ट साइजिंग एंड प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन found within the mechanical setting dialog under duct setting, influencing how Revit calculate duct sizes and losses based on the physical properties like air weight and viscosity at given temperature and altitude, ensuring accurate HVAC system performance। You can access it via manager type। ठीक है, जैसे मैंने manager type के थ्रू जो ना इसको एक्सेस किया हुआ है। ठीक है, तो इसको जो है वो लेकिन इसमें क्या होता है कि आपने जो है ये आपके डक्ट साइजिंग पे बहुत मुतासर हो रही होती है, यानी डक्ट साइजिंग को अफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, डक्ट साइजिंग और आपके जो लॉसेज होती हैं उनको बहुत अफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो आपने एयर डेंसिटी को आपने चेक कर लेना है कि आपकी एयर डेंसिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपकी जो कैलकुलेशंस हैं या आपका जो मॉडल है या आपकी जब मॉडल बने तो उसकी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सही तरह से फॉलो किए गए हों, और जब आप एनालिसिस निकालें तो फिर एनालिसिस भी आपके सही तरह से वो आपके पास आए। ठीक है, उसकी आउटपुट सही हो, तो ये चीजें भी आपने ख्याल रखनी। उसके बाद ना आपकी जो है डायनेमिक विस्कोसिटी आ जाती है। ठीक है, याद रखें जो एयर डायनेमिक विस्कोसिटी है ना आपका जो प्रेशर लॉसेस होते हैं उसको बहुत अफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, डक्ट साइजिंग आपकी जो है उसको अफेक्ट कर रही होती है। रिनॉल्ड्स नंबर्स जो होते हैं कैलकुलेशन होती है उसको भी अफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो इसको भी आपने जो है जब डिजाइन कर रहे हैं तो आप इसे चेक कर लें एक दफा कि आपके जो है कि क्या वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मली अगर देखा जाए ठीक है, तो वो 0.01805 सीपी और यहाँ पे 1.81, ठीक है,
एक्सपोनेंट्स ऑफ 5 किलोग्राम पर मीटर सेकंड जो है वो होती है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इतनी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैं आपको एक स्टैंडर्ड जो है एटमॉस्फेरिक एयर जो है आपको बता रहा हूँ कि इतना इसका होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी रीजन कौन सी है, आप कहाँ पे जो है कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से फिर जो भी आपकी जो है एयर डायनेमिक विस्कोसिटी होगी, फिर उसको आप उस तरह से उसकी वैल्यू जो है वो ऐड कर सकते हैं यहाँ। उसके बाद अगला पॉइंट आपका आ जाता है रेक्टेंगल डक्ट साइज सेपरेटर, ठीक है। सेपरेट तो आपको बड़ा आसान है, मतलब कि आप अगर देखें तो कोई भी जो साइज लिखते हैं, विड्थ या हाइट आपने लिखे हैं, तो बीच में एक्स का निशान दिया होता है, जैसे ज़रब का निशान भी कहते हैं, ठीक है। तो वो जो भी निशान आपने देना है वो यहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं, ताकि जब टैग्स लिखे जाएं या टेक्स्ट या नोटेशन आए तो इस तरह से उसको जो है नजर आए। फिर रेक्टेंगल डक्ट साइज सॉफिक्स, सॉफिक्स और प्रीफिक्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल डक्ट साइज यूजर डिमेंशन लाइक विड्थ, हाइट या लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 डिमेंशन आपको दी गई हैं, ठीक है। अगर आपको विड्थ भी चाहिए, हाइट भी चाहिए और लेंथ भी चाहिए, ठीक है, तो उसका मतलब है आपको लेंथ, अगर आप कह सकते हैं कि ये सॉफिक्स है, ठीक है, तो आप सॉफिक्स का मतलब है कि आप आखिर पे कुछ चीज और भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वैल्यूज वगैरह कोई भी आप ऐड करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप लेंथ ही ऐड करें, बल्कि कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं। फर्ज करें आपने विड्थ, जरब विड्थ विड्थ आपका 200 था, हाइट आपका 200 था, तो उसके बाद आपने एमएम लिख दिया, तो आपका सॉफिस क्या होगा, वो एमएम होगा, ठीक है। तो एमएम आपने बाद में ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से सॉफिस वगैरह ना आप ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से लेंथ आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। डिमेंशन फर्स्ट स्टेट द प्राइमरी विड्थ और डेप्थ देन दी हाइट देन दी लेंथ, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सॉफिक्स वगैरह, प्रीफिक्स का मतलब होता है कि आप शुरू में कुछ चीज ऐड कर रहे हैं, और सॉफिक्स का मतलब कि आपके बाद में कोई चीज जाके वहां पे ऐड कर रहे होते हैं। सॉफिक्स में आप सी एफ एम भी लिख सकती हैं कि आपका जो है एयर फ्लो कितना है, ठीक है, वो भी आप मेंशन कर सकती हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आपने फर्ज करें 200 बाई 200 है और सी एफ एम कितना है, तो आप सॉफिक्स में लिख सकते हैं कि 200 सी एफ एम है, ठीक है, या 150 सी एफ एम है, ठीक है। तो आप उस तरह से सी एफ एम को भी दे सकती हैं। अच्छा, इसके बाद ना आपका आ जाता है डक्ट राइज ड्रॉप एनोटेशन साइज, ठीक है। आपका जो एनोटेशन साइज है, जहाँ से राइज हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो वो कितना आपने रखना, वो भी आप जो है वहां पे यहाँ पे आके यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। ये वाली वैल्यू जैसे 3.0 mm यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसमें जाके आप दे सकते हैं इसमें। तो इसको अगर हम देखें तो इन रेवेट डक्ट राइज ड्रॉप एनोटेशन साइज कंट्रोल द फिक्स प्लॉटेड साइज ऑफ द सिंगल लाइन राइज एंड ड्रॉप सिंबल्स मैनेज एंड मैकेनिकल सेटिंग सिस्टम टैन मैकेनिकल सेटिंग affecting all system unless overridden or linked to annotation scale. To adjust it, go to mechanical setting, find the duct rise drop and annotation side field and set a value like 3 mm, ठीक है, या 2 इंच, ensuring use annotation scale for single line fitting is un अनचेक्ड फॉर फिक्सिंग साइजेज और चेक टू स्केल विद व्यू एनोटेशन, ठीक है। तो आप एनोटेशन के लिए ना जहाँ पे राइज हो रहे हैं, ड्रॉप्स हो रहे हैं, वहाँ एनोटेशन के लिए यहाँ पे जाके ना आप अपना साइज वगैरह जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। इसमें आप राइजर्स राइजर्स आपके भी आ रहे होती हैं, ठीक है, एनोटेशन भी आपकी आ रही होती है, ठीक है, कहाँ से नीचे जा रहा है, कहीं से ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो वो जो है उसकी उसके लिए जो है उन्होंने बताया। असल में क्या होता है कि ये सारी चीजें क्यों इस तरह से आ रही हैं, ये इस तरह से इसलिए आ रही हैं कि रिवेट जो है एक BIM सॉफ्टवेयर है, और BIM सॉफ्टवेयर जितने भी हैं वो जब आप कोई व्यू जनरेट करते हैं या कोई व्यू नया बनाते हैं, सेक्शन बनाते हैं या आप एलिवेशन बनाते हैं, तो आप किसी भी एलिवेशन का सेक्शन का अलहदा से किसी भी व्यू का स्केल चेंज कर सकते हैं। जब भी आपका व्यू स्केल चेंज होगा, तो फिर आपकी जो राइजर्स वगैरह होंगे या डाउन जो राइजर्स होंगे, अप होंगे या डाउन होंगे, ठीक है, या उनकी एनोटेशन होंगी, तो उनका साइज क्या आपने रखना है, ठीक है। तो साइज इसलिए मेंशन किया होता है ताकि जब आपके स्केल चेंज करो तो उसकी रेशो के हिसाब से उसका साइज भी जो है वो भी चेंज हो जाए। और ज़ाहिर है कि ये जो सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है सिंगल लाइन से कनेक्टेड हैं, ठीक है। जब सिंगल लाइन आप बनाती हैं तो उसके ऊपर आपको फिर बताना पड़ता है कि ये पाइप ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, क्योंकि 3D के अंदर तो आपको चीज़ें सारी नज़र आ रही होती हैं, ठीक है।
उसी तरह आगे फिर इसके आगे ना फ्लैट ऑन टॉप है, ठीक है। आप ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ठीक है। सेटअप फ्रॉम टॉप, ठीक है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह ये सारे एब्रीवेशंस आपने दिए हुए हैं, यहाँ पे मुखफ़्फ़ आपने दिए हुए हैं, ये मुखफ़्फ़ आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई डक्ट आपको ऊपर जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, तो जब एनोटेशन वगैरह आएंगी तो सिंगल लाइन के अंदर, तो वहाँ पे आपने क्या जो है वो टैग इस्तेमाल करने, या क्या जो आपके अब्रीविएशंस हैं, या क्या आपके मुखफ़्फ़फ़ हैं, वो क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए जो है बनाई जाती हैं, ताकि आप इसको अच्छी तरह से फ़ॉलो कर सकें, ठीक है। उसके बाद आ जाती है एंगल्स, ठीक है। एंगल्स में आपके आ जाते हैं, ठीक है। मतलब कि आपने फ़र्ज़ करें कोई स्पेसिफ़िक एंगल आपने इस्तेमाल करना, 60 डिग्री का एल्बो इस्तेमाल कर रहे हैं, या 45 की डिग्री की इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप कहते हैं कि 60 डिग्री की मैंने इस्तेमाल नहीं करनी, 30 की भी मैंने इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। सिर्फ मैंने 45 की और 90 की इस्तेमाल करनी है, ठीक है। ठीक है, या फिर 60 की इस्तेमाल करनी है, तो यहाँ जाके आप सेटिंग भी उसकी जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आपकी इंक्रीमेंट वैल्यू यूज द इंक्रीमेंट टू डिटरमाइन द एंगल वैल्यू, ठीक है। आपकी इंक्रीमेंट में यहाँ भी दे सकते हैं, ठीक है। आप जाके रेवेट जो है वो डिटरमाइन कर सके कि एंगल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कन्वर्शन आ गया। कन्वर्शन में आपके पास सबसे ऊपर मेन जो है, सबसे पहले सिस्टम क्लासिफिकेशन, यानी आप कौन सी एयर के लिए बात करना चाहते हैं, या कौन सी एयर पे काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सप्लायर रहा है, तो सप्लायर में मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो डक्ट्स होंगे रेक्टेंगुलर टाइप होंगे, या मेरे पास राउंड्स होंगे, या मेरे पास ओवल होंगे। तो इसकी जो है सारी मैंने पहले मेन डक्ट्स के लिए यहाँ पे उसकी टाइप बतानी है, ठीक है। उसके बाद उसका एलिवेशन भी बता देना, कितने एलिवेशन पे आएंगे, यानी जैसे हम बॉटम ऑफ डक्ट कहते हैं ना, ठीक है, जिसे हम बॉटम ऑफ डक्ट कहती हैं, तो वो बेसिकली एलिवेशन ही आपका होता है, ठीक है। तो वो एलिवेशन यहाँ पे आप जो है बता रहे, तो उसके बाद फिर ब्रांचेज आ जाती है। फिर ब्रांचेज में भी आपने बताना है, उसकी एलिवेशन भी आपने बतानी है, और आपका फ्लेक्सिबल डक्ट आ रहा है वो किस तरह का होगा, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आ रहे होती हैं, अगर आपने ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैक्सिमम लेंथ कितना होगा फ्लेक्सिबल का, ठीक है, उससे ज्यादा एक्सीड ना करे, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पे उसकी वैल्यू दे सकते हैं। इसी तरह आपका रेक्टेंगुलर डक्ट में चलें तो आपके साइजेज आ रहे होते हैं, यहाँ पे कोई साइज आप डिलीट भी कर सकते हैं, कोई साइज आप ऐड भी कर सकती हैं, ठीक है। तो वो टोटली डिपेंड कि आपने क्या करना है। अगर न्यू करेंगे तो फिर आपसे पूछेगा न्यू साइज कौन सा ऐड करना है। अगर डिलीट करेंगे तो कोई भी आप सिलेक्ट किया आपने, ठीक है, मतलब कोई भी आपने एक सिलेक्ट किया और उसे आपने डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर दें, ठीक है, तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओवल आ गया। ओवल किसी तरह आपकी साइजिंग वगैरह चेक कर सकते हैं, राउंड की आपकी साइजिंग होगी। फिर कैलकुलेशंस आपकी आ जाती हैं, ठीक है। प्रेशर ड्रॉप जो है आपका क्या आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है कैलकुलेशन मेथड्स है आपके यहाँ, ठीक है। यहाँ पे अल्ट्शुल टेसल इक्वेशन है, ठीक है। कोलिक ब्रुक इक्वेशन है, हिलेंट इक्वेशन है, हाइलैंड हाइलैंड इक्वेशन है, ठीक है। तो डिफरेंट इक्वेशंस आपकी आ रही होती हैं, ठीक है। किस तरह से आपने जो है उसका प्रेशर लॉस जो है किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से वो भी आप जो है बता सकते हैं उसको। तो ये सारा ना आपकी सेटिंग थी डक्ट्स के लिए, एचवीएसी के लिए सारी सेटिंग होती हैं, ठीक है। तो ये मेरा ख़्याल में इसमें मैंने काफ़ी वज़ाहत में चीज़ें जो है आपको बयान कर दी हैं, बता दी हैं। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझे बताइएगा, मैं उसके लिए अलहदा से कोई जो है ट्यूटोरियल जो है अलहदा से बना दूँगा, और मज़ीद उसको एक्सप्लेन कर दूँगा कि वो क्या होती है और किस तरह से उस पे आपने काम करना है। तो अपना ख़्याल रखिएगा इंशाअल्लाह, ठीक है। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।